तो सबसे बड़ी बात तो है कि हमें सिंक्रोनाइजेशन क्यों चाहिए। तो सेंट्रलाइज सिस्टम में तो अगर और आप कैन यू टेल मी इन यूनि प्रोसेसर व्हेन यू रिक्वायर्ड अ टाइम ऑन विच you can say algorithm or on which concept OS you required a time stamp। अगर मेरा आपने यूनि प्रोसेसर पढ़ा हुआ है तो यूनि प्रोसेसर की केस में तो यूनि प्रोसेसर की केस में कब चाहिए आपको क्लॉक टाइम स्टैम्प कब चाहिए होता है, कौन सी इवेंट में चाहिए होता है। एक एग्जांपल, हमारा यूनि प्रोसेसर ओएस का क्या क्या काम होता है। मैम मे बी लाइक मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं हमारे। हाँ, मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं तो मैम लाइक हमने एक को पॉज किया और फिर दूसरे में गए तो लाइक उसका टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड कर लिए। और हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए भी चाहिए ना, लाइक बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं टू एंटर इन अ क्रिटिकल स्टेट। तो जो बहुत सारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं तो हम किसको पहले देंगे, दैट डिपेंड्स ना हु जॉइन द फर्स्ट यस फॉर अ वेटिंग स्टेट। यस और नो है जयदीप। यस मैम। और शेड्यूलिंग के लिए भी चाहिए मुझे कि जो प्रोसेस पहले आया उसको ही तो मैं पहले दूंगी अगर मेरी फीफो है तो आई नीड अ टाइम स्टैम्प। ठीक है, similarly maybe I can say if I am maintaining a log then I require this timestamp. So like timestamp for the uniprocessor computer we required for this three things। तो यूनिप्रोसेसर में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसका खुद का जो भी क्लॉक है उसी से रिलेटेड सारी इवेंट होगी। तो अगर कोई एक इवेंट यहाँ पे अगर हुई है, दूसरी इवेंट यहाँ पे अगर हुई है तो उसका टाइम ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगा। अब वो कितना ज़्यादा होगा इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो विद इन द सिंगल मशीन है। ठीक है, बट हम मल्टी प्रोसेसर बोल दूँ या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बोल दूँ, वन ऑफ द सेम थिंग, ओनली डिफरेंस इज इन विच आई एम सेइंग दीज प्रोसेसर आर नॉट शेयरिंग अ मेमोरी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में भी मुझे टाइम स्टैम्प चाहिए। अब वो किस किस चीज़ों के लिए चाहिए उसका एक एग्जांपल तो आप कह सकते हो सिंक्रोनाइजेशन या म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दैट इज द वन ऑफ द थिंग। सो आई एम सेइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है एंड आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वेयर two people are requesting reserving a airline, so I have to see who has request first, then only I can give the chance to whoever request the first. Second thing, I require this timestamp for deadlock detection। तो यूनि प्रोसेसर में तो हमारा डेडलॉक डिटेक्शन की जो एल्गोरिथम होती है, व्हाट इज दैट, कि हम देखते हैं कि ग्राफ में साइकिल है या नहीं है, बेस्ड ऑन दैट वी कैन से कि देयर विल बी अ डेडलॉक और देयर इज नो डेडलॉक। But in the distributed computing, what happen over all the means for a particular job, a multiple process are running on a multiple machines। तो अभी इनकी ग्लोबल स्टेट एक बार में मिलना मुश्किल होता है। और ग्लोबल स्टेट मीन्स व्हाट, कि द इवेंट विच इज एग्जीक्यूटिंग हियर एंड देयर इज अ सम इवेंट विच इज सेंड फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो अगर मैं बोलती हूँ कि मैं इस समय में ग्लोबल स्टेट लेना चाहती हूँ कि सारे प्रोसेस का जो मेरा करंट जॉब है वो जो एग्जीक्यूट हुआ है उसका इस समय क्या स्टेट है, अगर मैंने एक ऐसा कट बनाया कि मैं इस समय अपनी सिस्टम की ग्लोबल स्टेट लेना चाहती हूँ, तो अब ग्लोबल स्टेट में क्या होता है, जितने भी और ओके, ग्लोबल स्टेट में ये होता है कि जितनी भी इवेंट किसी भी एक प्रोसेस पर एग्जीक्यूट हुई है और जितने भी मैसेज सेंड हुए हैं और रिसीव हुए हैं दोनों इंक्लूड होने चाहिए। देन ओनली आई कैन डिटेक्ट दैट देयर इज अ
डेडलॉक और नॉट, मतलब वहाँ पे डेडलॉक होगा या नहीं होगा। मतलब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में अगर मेरे को डेडलॉक डिटेक्ट करना है तो आई नीड अ ग्लोबल स्टेट, एंड ग्लोबल स्टेट मीन्स ऑल द प्रोसेसर में जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए हैं और जो भी सेंड एंड रिसीव हुए हैं वो दोनों इंक्लूड होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है कि कुछ मैसेज आपने सेंड करा और हो सकता है वो रिसीव वाला आपका इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, या जो चैनल में है वो इंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि इसको रिसीव नहीं हुआ इसलिए वो चैनल में इंक्लूड नहीं है, सेंड वाला इंक्लूड है, रिसीव में इंक्लूड नहीं है। तो अगर मेरे पास ग्लोबल स्टेट नहीं होगी तो आई कैन नॉट डिटेक्ट द डेडलॉक। और इस ग्लोबल स्टेट को करने के लिए मेरे को यहाँ पर सबकी टाइम स्टैम्प चाहिए, that should be synchronized, and I also require this is for termination detection. Distributed algorithm अगर different processes पे run हो रही है तो I have to find कि whether the algorithm is terminated or not. So for that also we required a you can say timestamp और synchronization मुझे चाहिए इन चीज़ों के लिए। सिंक्रोनाइजेशन मुझे चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, डेडलॉक डिटेक्शन के लिए, टर्मिनेशन डिटेक्शन के लिए, और आई कैन आल्सो से गार्बेज कलेक्टर। मतलब आपने जैसे जावा में पढ़ा था कि हर मशीन मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है अगर वो बहुत टाइम तक किसी ने रेफरेंस नहीं करा है तो उसको गार्बेज कलेक्टर उसकी मेमोरी डी एलोकेट कर देता है। तो अभी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट टू प्रोसेसेस पर हैं, और that is I am saying this is the two object and this is the P1 process, this is a P2 process, and P1 के जो ये दो ऑब्जेक्ट है that are referencing here, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अब यहाँ पर एक गार्बेज कलेक्टर है, या यहाँ पर बोल रहे गार्बेज कलेक्टर है जो ये देखेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट बहुत समय तक रेफरेंस नहीं हुआ है तो उसको वो डिलीट कर देगा। तो उसको देखते कैसे हैं, टाइम से ही देखते हैं, तो based on time it will detect. So for that I require the synchronization. So you can say at the 4 places we required like these are the 4 places where we required a synchronization, ठीक है। और what else I want to tell you, yes I will give one another example where I want to say that timestamp is required. Do you know what is make utility in Linux? क्या होती है मेक यूटिलिटी? रजत नहीं पता या गया? तो मेक यूटिलिटी ये थी मल्टीपल फाइल्स को अगर हमें कंपाइल करना है और वो बहुत ज़्यादा, मैम क्लास है वी विल मीट 3 है। तो मेक यूटिलिटी बेसिकली आप लोगों ने लाइनक्स में पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो बेसिकली ये कि मेरे पास अगर बहुत मेरा कोई एक प्रोग्राम है जो बहुत सारी फाइल से बना हुआ है, तो यू कैन से कि मेरे पास एक फाइल है इनपुट 1 उसकी सी है, फिर एक इनपुट 2 है और उसकी भी सी फाइल है, तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी एन फाइल्स हैं। अब मैंने किसी एक फाइल में चेंज करा तो सारी की सारी फाइल कंपाइल नहीं होती, ओनली ये वाली फाइल ही कंपाइल होती है। तो जब हम कंपाइल करते हैं तो हमारी एक फाइल बन जाती है input.o। इसी तरह से ये input1 डॉट input2 डॉट o ऐसा बन जाएगा। तो व्हाट कंपाइलर विल डू, कंपाइलर विल चेक कि इसका क्या टाइम स्टैम्प है और इसका क्या टाइम स्टैम्प है। अगर इन दोनों के टाइम स्टैम्प में डिफरेंस है, मतलब ये ग्रेटर है टू इससे, तो वो क्या करेगा, इसको ओनली इसको रिकम्पाइल करेगा, इनको रिकम्पाइल नहीं करेगा। तो दिस इज द मेक यूटिलिटी। Basically, make utility means if we have a large program, so instead of compiling each and every file every time, it check the timestamp of a output file as well as input file. If input file timestamp is greater than the output file, then it will recompile this. अब अगर ये यूनी प्रोसेसर पर आपकी मेक यूटिलिटी चल रही है तो ठीक है, बट अगर ये मल्टी प्रोसेसर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में चल रही है तो प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है
कि आपका क्या होगा कि अगर मैंने जैसे बोला कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो क्लॉक है वो सिंक्रोनाइज नहीं होती है, मतलब उनकी जो टाइम स्टैम्प होती है उनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट बहुत कम होता है बट स्टिल इट मैटर्स, क्योंकि लाखों करोड़े के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं। तो अभी इस वाले को ही मैं इस रेफरेंस से ले रही हूँ। तो अगर लाइक आई एम सेइंग कि इनपुट 1 जो है वो मेरा P1 पर है और इसकी O भी मेरी P1 पर ही है, ठीक है। और आउटपुट 1 जो है, सॉरी इनपुट ही कर देती हूँ, इनपुट 2.c जो है वो मेरी P1 पर है और आई कैन से इनपुट डॉट ओ जो मेरी P2 पर है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि प्रोसेसर P1 ने दोनों इनपुट फाइल में चेंजेस करे और उस चेंजेस करने पे उसका टाइम स्टैम्प आई एम राइटिंग 11.0 और इसका आप कह सकते हो 11.1, ठीक है। इसने अपनी क्लॉक के हिसाब से इसका टाइम स्टैम्प आएगा और यहाँ पर ये जो आउटपुट फाइल है ये जो है ये दूसरे प्रोसेस पर P2 पर है। तो यहाँ पर जो टाइम स्टैम्प था इसको मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ, हाँ लेट अस से आई एम सेइंग 11.3। तो अब जब इसकी मेक यूटिलिटी चलेगी तो ये सारे प्रोसेसर पे देखेगा कि किसी फाइल की C फाइल कौन सी है और O फाइल कौन सी है, और उसमें अगर कुछ चेंजेस होएगा, मतलब ये 1 है ये 3 है तो इसको रिकम्पाइल नहीं करेगा। और यहाँ पर अगर मैं कुछ कम कर दूँ या 10.59 कर दूँ तो इट विल रिकम्पाइल। तो इन द केस ऑफ if I am working on a distributed computing and I am taking an example of make utility and their clocks are not synchronized or their clocks are not physically synchronized, then there will be a issue. That is the basic point of this, or we need a synchronization due to these reasons. Is it okay, Jaideep? Yes, ma'am. जयदीप समझ आ गया? और तो कोई बोलता भी नहीं है, ठीक है चलो अभी। तो दिस इज अबाउट दिस क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। सो नाउ तो लाइक मैंने बताया कि हमारी जो कंप्यूटर में क्लॉक होती है दैट इज अ क्वार्ट्ज क्लॉक होती है, और क्वार्ट्ज क्लॉक बेसिकली इसमें एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है जो कि ऑस्किलेट करता है, और वो ऑस्किलेट करता है, उसकी जितनी बार वो ऑस्किलेट करता है उसके काउंट हम काउंट करते हैं, और उसके बाद अगर वो 60 हो जाता है तो उसको हम 1 मिनट बोलते हैं। तो फॉर दैट ईच कंप्यूटर हैज अ काउंटर एंड देयर इज अ वन कांस्टेंट रजिस्टर दैट कीप्स द वैल्यू कि कितने ऑस्किलेटर पे मुझे एक वैल्यू मतलब कितने ऑस्किलेट हो जाएंगे इस क्वार्ट्स को स्विंग करने पे, तो मेरी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट थोड़ा बहुत चेंज होता है डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो हर मशीन के पास में जो हमारी फिजिकल मशीन है उसके पास एक कांस्टेंट रजिस्टर एक काउंटर रजिस्टर है। कांस्टेंट की वैल्यू जो है काउंटर रजिस्टर में रख देते हैं अगर मेरे को काउंट करना था, और जब ये 0 हो जाता है इट मीन्स आई विल सेंड एन इंटरप्ट टू द कर्नल कि भाई 60 ट्रिक हो गए हैं, इसलिए यू इंक्रीमेंट अ क्लॉक बाय 1, लाइक दैट इट विल वर्क। तो अब इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कारण क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि ये इसकी ऑस्किलेशन हर मशीन का डिफरेंट होता है और इसका ऑस्किलेशन एनवायरनमेंट पे भी होता है। अगर मैं ये वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल से इस वाली एल्गोरिथम को चलाऊंगी तो मेरा जो प्रोग्राम है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं देगा। तो अब इसके सॉल्यूशन क्या है और इसको कैसे डील करते हैं, उसके लिए यह है पहली बात तो दो टर्म है, एक तो है ड्रिफ्ट रेट और एक है स्क्यू रेट। ड्रिफ्ट रेट एंड
स्क्यू रेट एंड ड्रिफ्ट रेट। तो स्क्यू रेट में ऐसा कि टू मशीन्स की अगर फिजिकल क्लॉक सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि उन दोनों में कुछ स्क्यू रेट है। स्क्यू रेट इट और समथिंग एल्स। this is this okay, it is not in this. Is it explained? Yes. दिस इज स्क्यू की एक मशीन में अभी 4 बजे, एक में कुछ सेकंड हुआ है, एक में कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है। तो दैट इज टर्म इज व्हाट? हाँ, that is called the clock skew. So one is a clock skew and another is a, instead of this we say clock skew and clock drift. तो clock skew means two machine की physical clock में जितना differences होगा that is called the clock skew. And clock drift means है कि जो हमारी clock है, मतलब मशीन की clock है और जो हमारी रियल टाइम क्लॉक है उसमें कितना डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द क्लॉक ड्रिफ्ट, रियल टाइम क्लॉक। और रियल टाइम क्लॉक किस पर डिपेंड है? एक तो हमारा बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी पे ही डिपेंड है, दैट इज ग्रीनविच टाइम के बेसिस पर डिपेंड है, और एक हमारा है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बेसिस पर। तो हमारी रियल टाइम क्लॉक तो किसके बेसिस पर होता है? एक तो एस्ट्रोनॉमी के बेस पे होती है, दैट इज कॉल्ड द, बताया क्या, इसमें नहीं बताया, ठीक है। तो टू मतलब दो तरीके से हमारी जो रियल टाइम क्लॉक है वो डिसाइड होती है। एक तो है कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मीन्स जो हमारी ग्रीनविच लाइट है उस पर कब सन की रेस, सन ऊपर पूरा टाइम होता है और कब नीचे होता है उसका हम क्लिक करते हैं। तो ये वाली क्लॉक में थोड़ा इशू है कि ये एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिर हमारा एक दूसरी क्लॉक जो अभी न्यूली हुई है, और यू कैन से एटॉमिक क्लॉक। तो देर इज अ वन क्लॉक दैट इज कॉल्ड द क्वार्ट्ज क्लॉक और एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक क्या होती है, बहुत कॉस्टली होती है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जहाँ पे अप्लाई होते हैं उस पर मतलब कम यूज होती है। तो ये जो एटॉमिक क्लॉक है इट इज़ अ बेस्ड ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग, और यही हमारी बेस्ड ऑन जीपीएस होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। उसमें भी हम कैसे ग्लोबल पोजीशनिंग को कंप्यूट करते हैं। तो अभी ये एस्ट्रोनॉमी बेस्ड है, इसमें थोड़े इश्यूज होते हैं क्योंकि डिपेंड ऑन आवर अर्थ आल्सो। तो ये जीपीएस सिस्टम है, इसमें एटॉमिक क्लॉक लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या था, हम बहुत सारी एटॉमिक क्लॉक लेते हैं तो फिर उसका एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पर भी इश्यू होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज निकाल के हम रियल टाइम क्लॉक को कंप्यूट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो किसी भी मशीन की जो अभी लाइक हेयर यू लुक एट, ड्रिफ्ट रेट इज अप्रोक्सीमेटली 10 पावर -6, that is giving a difference of 1 second of every 1000 सेकेंड। मतलब 11.6 डे में 1 सेकेंड का ही अंतर होता है, तो बहुत ही कम है। बट इसका मैटर करता है हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो दैट इज इन क्वार्ट्ज क्रिस्टल में ये हमारा डिफरेंस होता है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये देखना है कि हमारी जो क्लॉक है वो फिजिकल क्लॉक से कितनी डिफरेंट है, मतलब जो रियल टाइम क्लॉक है और फिजिकल क्लॉक में कितना डिफरेंसेस है। तो उसके लिए ये होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है उस मतलब हमारी क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, वो एक ये पैरामीटर बता देते हैं। ये पैरामीटर ये बताता है कि जो मेरी ऑस्किलेटिंग रेट है
वो मतलब ओरिजिनल ऑस्किलेटिंग रेट से कितना पॉजिटिव हो, कितना डिफरेंस हो सकता है। तो हमारा आइडियल केस में तो जो मेरी क्लॉक है दैट इज कंप्यूटर की क्लॉक है, एंड दैट इज रियल टाइम क्लॉक, और यू कैन से दैट इज अ बेस ऑन जीपीएस। तो इन दोनों में डिफरेंस 1 होना चाहिए, ठीक है। बट इन दोनों में डिफरेंस अगर इनके बीच में हो, तब भी हम कह सकते हैं कि मेरी सिंक्रोनाइजेशन की एल्गोरिथम जो भी है, जो टाइम डिपेंडेंट है, वो वर्क कर सकती है, ठीक है। सो लाइक रियल टाइम क्लॉक, द टाइम वैल्यू ऑफ अ क्लॉक पी इज अ दिस, एंड ये मतलब बेसिकली यही है कि दिस पी इज डिस्क्राइब बाय द मैन्युफैक्चरर, एंड दिस इज माय मशीन फिजिकल क्लॉक, दिस इज अ रियल टाइम क्लॉक। और इन दोनों में डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम, मतलब इन दोनों का रेशियो 1 होना चाहिए। और इन दोनों में जो डिफरेंसेस है, मतलब कोई क्लॉक स्लो चल रही है तो माइनस साइड में हो सकती है, कोई क्लॉक पॉजिटिव चल रही है तो वो इस साइड में हो सकती है, लाइक यू लुक एट एन फिगर। तो आइडली तो हम ये चाहते हैं, अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे कि अगर स्लो क्लॉक है तो ये हो सकती है, फास्ट क्लॉक है तो ये हो सकता है। तो हमारी जो मशीन है उसमें, मतलब अगर ये फास्ट क्लॉक और स्लो क्लॉक को आप कंपेयर करोगे तो मैक्सिमम कितना डिफरेंस हो सकता है, 2p का डिफरेंस हो सकता है, दैट इज व्हाट। सो दिस इज, तो ये रहा, इतना डिफरेंस हमारा हो सकता है। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारे सिस्टम को हम सिंक्रोनाइज बनाना चाहते हैं ज़्यादा, तो सारी मशीन क्या करे कि इतने टाइम पीरियड में डेल्टा जितना हम सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हैं डिवाइड बाय 2p टाइम में सबको मैसेज भेजती रहे और वो सिंक्रोनाइज करते रहे आपस में, ठीक है। तो अभी जो हमें सिंक्रोनाइज करना है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो मशीन है उसको हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली सिंक्रोनाइज करने का मीन्स है कि ऐसी इवेंट जिसमें कि मेरे को रियल टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक अगर मैंने कोई वेब ब्राउजर में एक्सेस कर रही हूँ तो इट डजेंट मैटर, अगर मैं कोई सिंपली एक्सेस कर रही हूँ तो मेरा टाइम डिफरेंस जो है फिजिकल क्लॉक से कितना है। तो ऑन दैट केस मैं क्या करूँगी, मेरी क्लॉक को इंटरनली सिंक्रोनाइज कर लूँगी। और अगर मेरी कोई रियल टाइम एप्लीकेशन चल रही है, लाइक हमने बोला कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, तो मुझे मेरी क्लॉक को एक्सटर्नली सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन और इंटरनल, if some application is running on a local machines and they don't require a real time, then they can synchronize their self by sending or receiving a message। और अगर कोई रियल टाइम एप्लीकेशन चल रही है तो उनको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा यूजिंग अ फिजिकल क्लॉक, दैट इज अ यूटीसी, और ये जो हमारे हैं जियो स्पाशियल, इसके थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर क्लॉक सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं तो हमें पता है कि हमारी फिजिकल क्लॉक तो सिंक्रोनाइज नहीं होती है, तो क्या हम सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देयर इज अ वन रिसर्चर दैट इज सेड, दैट इज अ लैम्पॉर्ट। He told that if our clocks are not physically synchronized, even then even we can do the synchronization, मतलब फिजिकली हमारी क्लॉक सिंक्रोनाइज हो ही नहीं सकती है, नहीं होती तो भी हम सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसको अचीव कर सकते हैं। उसके लिए वो ये कहता है कि अगर दो इवेंट किसी 2 प्रोसेस पर अकर होती है और वो दोनों रिलेटेड है, तो जो पहले इवेंट अकर हुई है उसका टाइम स्टैम्प जो बाद में इवेंट अकर हुई है उससे ज़्यादा होना चाहिए। दैट इज वाई ही हैज डिफाइंड द हैपन बिफोर रिलेशन, he has defined the Lamport clock, he has also the other researcher has also explained the vector clock, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है उसमें अनप्रिडिक्टेबल डिले होता है, वी डोंट नो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू ट्रांसमिट। तो अगर मुझे कोई अगर मेरे को अपनी क्लॉक सिंक्रोनाइज करनी है, तो how can I compute the minimum time in which the message will be received at the receiver or maximum time in which receiver will receive the message। तो बोला कि हम मिनिमम टाइम तो कंप्यूट कर सकते हैं, उसमें मैं क्या करूँगी, सिंपली एक मैसेज ट्रांसमिट करूँगी और जो रिसीवर है वो एम्प्टी मैसेज भेजेगा। तो यूजिंग दैट आई कैन से
कि दिस इज द प्रोपोगेशन टाइम, बट मैक्सिमम बाउंड को हम कंप्यूट नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट. अब क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की 2 एल्गोरिथम्स है. आई थिंक टाइम इज ओवर. वी विल लुक इट इन द नेक्स्ट क्लास कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एल्गोरिथम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, तो बंद करते हैं यहीं.